वेलकम टू AAR फार्मेसी लेक्चर्स। हम लोग ड्रग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट रूल्स 1976 डिस्कस कर रहे थे। उसमें चैप्टर नंबर 3 अब हमारे पास है एक्सपोर्ट ऑफ ड्रग्स। रूल नंबर 17 एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश्ड ड्रग। जो भी फिनिश्ड ड्रग होंगी उनकी एक्सपोर्ट के लिए कि अगर एक्सपोर्टर के पास लाइसेंस है मैन्युफैक्चरिंग का या सेल का तो वो जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं फिनिश्ड फॉर्म जो भी ड्रग्स की हैं। इसके अलावा लाइसेंस टू एक्सपोर्ट ड्रग रूल नंबर 18। लाइसेंस के लिए अब जो भी एक्सपोर्ट करनी होगी जो फिनिश फार्म नहीं होगी ड्रग की, ठीक है, उनके लिए लाइसेंस जो है फार्म 9 के थ्रू एप्लीकेशन दी जाएगी, उसके लिए अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा रूल नंबर 19 हमारे पास लाइसेंस फॉर एक्सपोर्ट ऑफ ड्रग्स मैन्युफैक्चर्ड बाय वन मैन्युफैक्चरर, ठीक है, एक ही अगर उसका मैन्युफैक्चरर हो, मतलब ऐसी ड्रग्स या मुख्तलिफ़ ड्रग की क्लासेस जो सेम मैन्युफैक्चरर बना रहा हो तो उनकी एक्सपोर्ट के लिए जो है सिंगल एप्लीकेशन और सिंगल लाइसेंस ही रिक्वायर्ड होगा। अनटिल एंड अनलेस अगर ऐसा हो कि जो मैन्युफैक्चरर है उसकी प्रेमिसेस अलग अलग हैं, मतलब वो अलग जगह पे बना रहा है, आधी उसकी जो है ना ड्रग्स एक जगह पे बन रही हैं, आधी दूसरे शहर में या दूसरे कंट्री में, दूसरे एरिया में, तो फिर जो है हर प्रेमिसेस के लिए अलग लाइसेंस और अलग एप्लीकेशन होगी, मतलब अलग एप्लीकेशन की जाएगी, फिर उस पर जो है अलग से लाइसेंस बनेगा। तो ये सारी चीज़ें अब आप देखेंगे ना सिमिलर, जिस तरह हमारे पास इंपोर्ट में थी तो एक्सपोर्ट में भी अब सेम चीज़ें, बस इंपोर्ट की जगह अब जो है ना एक्सपोर्ट हो जाएगा। रूल नंबर 20 एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस टू एक्सपोर्ट ड्रग। जब भी हम एप्लीकेशन देंगे लाइसेंस के लिए जो एक्सपोर्ट ऑफ ड्रग है तो वो जो है फार्म 10 के थ्रू दिया जाएगा और अंडरटेकिंग जो होगी वो फार्म 11 पे होगी जो साइन करेगा मैन्युफैक्चरर, ठीक है। और फ़ीस इसमें सेम 7,500 रुपये होगी। अगर जो है एक्सपोर्टर एक और एप्लीकेशन देता है, मतलब सब्सिक्वेंट एप्लीकेशन की सूरत में जो है उसे अगर दोबारा से कोई एप्लीकेशन दी है कि ऐड करवाना चाहता है कोई और एक्सपोर्ट लाइसेंस ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो फिर जो है उसे दोबारा से फ़ीस देनी पड़ेगी 7,500 रुपये। इसके अलावा अगर लाइसेंस जो है वो गुम हो जाता है, ख़राब हो जाता है या कोई भी मसला होता है लाइसेंस का, तो फिर उस केस में जो है 7,500 रुपये फ़ीस दोबारा देनी पड़ेगी डुप्लिकेट कॉपी के लिए। लाइसेंस की जो है डुप्लिकेट कॉपी फिर इशू की जाएगी। और लाइसेंस जो एक्सपोर्ट के लिए दिया जाए स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ ड्रग, जिसमें जो है क्लिनिकल ट्रायल एग्जामिनेशन वगैरह टेस्ट एनालिसिस वगैरह के लिए यूज़ किए जाए, इस तरह की ड्रग जो अदरवाइज़ प्रोहिबिटेड है, तो उनके लिए जो है एप्लीकेशन फार्म 12 के थ्रू दी जाएगी लाइसेंसिंग अथॉरिटी को, ठीक है। अब इसमें जो भी फ़ीस दी जाएगी सब रूल नंबर 1 या सब रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग, तो वो जो है रिफ़ंड नहीं की जाएगी। रूल नंबर 21 हमारे पास है ड्यूरेशन ऑफ लाइसेंस टू एक्सपोर्ट ड्रग। अब यहाँ भी सिमिलर इंपोर्ट की तरह जो है एक्सपोर्ट का लाइसेंस भी 2 साल के लिए वैलिड रहेगा अनटिल एंड अनलेस कोई सस्पेंशन या कैंसिलेशन ना हो, मतलब लाइसेंस को सस्पेंड या कैंसिल ना किया जाए तो तब तक जो है लाइसेंस 2 साल के लिए वैलिड रहेगा। अगर जो है फ्रेश लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन देनी है ये, तो वो जो है पहले वाला जो लाइसेंस है उसके एक्सपायर होने से 3 महीने पहले देनी पड़ेगी, ठीक है। और जब तक वो नया लाइसेंस बन के नहीं आ जाता, उसकी जो है एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं हो जाती, तब तक जो है करंट लाइसेंस जो है वो चलता रहेगा। रूल नंबर 22 लाइसेंसिंग अथॉरिटी। अब इसके लिए जो है एक लाइसेंसिंग अथॉरिटी बनाई जाएगी फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से, जो एक्सपोर्ट लाइसेंस देगी। उसमें जो है ये जो भी उसका सबऑर्डिनेट पर्सन होगा जिसे वो ऑथराइज़ करेगी कि वो जो है अप्रूव कर सकता है, साइन कर सकता है लाइसेंस पे, ठीक है। तो उसे जो है पावर्स दिए जाएंगे फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से। रूल नंबर 23 ग्रांट ऑफ एक्सपोर्ट लाइसेंस। जैसे ही एक्सपोर्ट लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन मिलती है तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी उसको पूरा देखने के बाद अगर वो सेटिस्फाई हो जाती है कि भाई ये कंडीशन जो भी डिफ़ाइन की गई हैं उनसे मीट कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग है, तो उसके बाद जो है लाइसेंसिंग अथॉरिटी एक्सपोर्ट लाइसेंस इशू कर देगी। रूल नंबर 24 कंडीशंस ऑफ लाइसेंस टू एक्सपोर्ट ड्रग्स। लाइसेंस जो दिया जाएगा एक्सपोर्ट ऑफ ड्रग के लिए अदर देन फिनिश फार्म ऑफ ड्रग, तो उसमें जो है कुछ कंडीशंस लागू होंगी। सबसे पहला जो है लाइसेंसी जो भी होगा लाइसेंस होल्डर, वो किसी भी पर्सन को जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी की जानिब से ऑथराइज़ होगा या लाइसेंसिंग अथॉरिटी को अलो करेगी कि वो जो है नोटिस दिए बगैर या नोटिस देकर
किसी वक्त भी उन प्रेमिसेस में आ सकती है जहाँ पे जो है एक्सपोर्ट के लिए ड्रग जो जानी है वो स्टॉक की गई है, ताकि वो वहाँ पे आके उनको इंस्पेक्ट कर सकें या जो है उसमें से सैंपल्स ले सकें टेस्टिंग पर्पज़ के लिए। तो लाइसेंस होल्डर जो है अलो करेगा लाइसेंसिंग अथॉरिटी को या जो भी उनका अथॉराइज पर्सन होगा। उसके अलावा लाइसेंस होल्डर जो होगा ना वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी की रिक्वेस्ट पे कि जब भी वो कहते हैं कि हमें जो है ना हर बैच में से या इस बैच में से पर्टिकुलरली इतनी अमाउंट जो है ना रिक्वायर्ड है और टाइम टू टाइम इतने जो है हमें सैंपल भेजे जाएँ, ताकि जो है ना लाइसेंसिंग अथॉरिटी उसकी एग्जामिनेशन कर सके, टेस्ट या एनालिसिस वगैरह कर सके, तो वो भी जो है लाइसेंस होल्डर लाइसेंसिंग अथॉरिटी को प्रोवाइड करेगा। या इसके अलावा अगर टेस्ट के लिए प्रोटोकॉल्स रिक्वायर्ड है तो वो प्रोटोकॉल्स भी जो हैं लाइसेंसिंग अथॉरिटी को प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है लाइसेंस होल्डर को हुक्म देती है कि भाई वो एक्सपोर्ट ना करे या कोई भी जो है ना एक्सपोर्ट की जो बैचेज़ हैं उनको अभी नहीं दे जिससे सैंपल लिया गया है या जिस पे जो है प्रोटोकॉल्स अप्लाई किए जा रहे हैं क्लास 2 के थ्रू जो लिया गया था सैंपल, उसको जो है फ़िलहाल एक्सपोर्ट वगैरह नहीं किया जाए जब तक जो है ना उसे एक्सपोर्ट का सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता उस बैच का लाइसेंसिंग अथॉरिटी की जानिब से, तो तब तक वो जो है उस ड्रग को एक्सपोर्ट नहीं करेगा। इसके अलावा लाइसेंस होल्डर जो है उसको अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी इन्फॉर्म करती है कि भाई कोई भी पार्ट जो है ड्रग का वो जो है ना रिक्वायर्ड स्पेसिफ़िकेशन से मीट नहीं कर रहा, तो फिर जो है जो रिमेनिंग बैचेज़ हैं जो भी एक्सपोर्ट के लिए भेजी गई हैं वो विड्रॉ की जाएँ, ठीक है, कि वहाँ से जो है रिकॉल कर लें जो भी ऑलरेडी उस बैच से भेज दी गई हैं मार्केट के अंदर। इसके अलावा लाइसेंस होल्डर जो है ना वो सारी एक्सपोर्ट्स का रिकॉर्ड रखेगा जो भी उसकी तरफ से की गई है, जिसमें जो है ना ड्रग के भी सारी चीज़ें होंगी और उस पर्सन के बारे में भी होगी जिसको एक्सपोर्ट की गई है, और इसके अलावा कोई और पर्टिकुलर्स अगर रिक्वायर्ड होंगे लाइसेंसिंग अथॉरिटी की जानिब से जो भी स्पेसिफ़ाई किए गए होंगे तो वो सब रिकॉर्ड रखेगा। और वो रिकॉर्ड जो है ना वो ओपन होगा इंस्पेक्शन के लिए, मतलब जो भी इंस्पेक्टर होगा अथॉराइज्ड वो किसी भी वक्त जो है लाइसेंसिंग अथॉरिटी की तरफ से आके इंस्पेक्शन कर सकता है। और इस तरह का रिकॉर्ड जो भी होगा वो 3 साल के लिए रखा जाएगा, मतलब आज अगर एक्सपोर्ट किया जा रहा है तो उसके जो है 3 साल तक ये रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। उसके अलावा लाइसेंस होल्डर जो है वो और जो है ना ड्रग जो भी पैक किए गए हैं या लेबल किए गए हैं तो वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो, ठीक है, मतलब कि ड्रग्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट के पैक और लेबल किए गए हैं। इसके अलावा लाइसेंस होल्डर जो है ना वो यकीनी बनाएगा कि उसकी प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज़ भी हैं, ताकि जो है ना प्रॉपर्टीज़ को प्रिज़र्व किया जा सके, ड्रग की स्टेबिलिटी को प्रिज़र्व किया जा सके, तो उसके लिए जो है प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स हैं वहाँ पे स्टोरेज फैसिलिटीज़ की। इसके अलावा लाइसेंस होल्डर जो है ना वो इसके अलावा कोई भी फ़र्दर रिक्वायरमेंट्स होगी जो भी ये जो है ना एक्सपोर्ट लाइसेंस के लिए रिक्वायर्ड होंगी, इन रूल्स में बताई जाएँ या एक्ट में या फिर किसी भी तरह जो है लाइसेंसिंग अथॉरिटी अगर इस तरह बताती है उसे जो है 3 महीने का नोटिस देगी, और उस 3 महीने के नोटिस के अंदर फिर जो फर्दर रिक्वायरमेंट्स होंगी वो भी जो है लाइसेंस होल्डर को अप्लाई करनी पड़ेंगी। रूल नंबर 25 हमारे पास है एक्सपोर्ट ऑफ ड्रग फॉर पर्पज़ ऑफ क्लिनिकल ट्रायल एग्जामिनेशन टेस्ट एनालिसिस या पर्सनल यूज़। तो जो भी स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ ड्रग जो ड्रग एक्सपोर्ट की जाएंगी, स्मॉल क्वांटिटीज़ जो अदरवाइज़ प्रोहिबिटेड हों, तो वो जो है ना एक्सपोर्ट की जा सकती हैं कि पहले जो है परमिशन ली जाए लाइसेंसिंग अथॉरिटी से, प्रायर परमिशन के बाद जो है वो उन्हें एक्सपोर्ट कर सकते हैं। रूल नंबर 26 हमारे पास है स्टेटमेंट टू अकम्पनी ड्रग्स फॉर एक्सपोर्ट। तो जितनी भी ड्रग्स एक्सपोर्ट की जाएंगी तो उनके साथ एक इनवॉइस या स्टेटमेंट होनी चाहिए। उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, जो भी मैन्युफैक्चरर है उसका नाम और एड्रेस, साथ में जो है ड्रग्स के नाम और उनकी क्वांटिटीज़ जो भी हैं वो सब जो है प्रॉपर्ली मेंशन होनी चाहिए उस इनवॉइस में या स्टेटमेंट में। रूल नंबर 27 जनरल प्रोविजंस रिगार्डिंग एक्सपोर्ट। तो जो भी एक्सपोर्टर होगा ड्रग का, एक्सेप्ट जो पर्सनल यूज़ वाली ड्रग्स हैं उसके अलावा ये सारी जो है ना प्रोविजंस उस पर लगेंगी। पहली बात, एक्सपोर्टर जो है ना कोई भी पर्सन अपने बिहाफ पे ऑथराइज पर्सन ऐसा होगा कि जो उन प्रेमिसेस में एंटर हो सकता है विद और विदाउट प्रायर नोटिस, नोटिस पहले से दे या ना दे, जहाँ पे भी ड्रग जो है ना एक्सपोर्ट के लिए रखी गई हैं तो उन प्रेमिसेस में
वो बंदा जो भी ऑथराइज़ होगा एक्सपोर्टर की तरफ से वो वहाँ एंटर हो सकता है, इंस्पेक्ट करेगा स्टोरेज फैसिलिटीज़ वगैरह, और इसके अलावा वहाँ से सैंपल भी ले सकता है टेस्टिंग के लिए। इसके अलावा एक्सपोर्टर जो है ना वो जैसे उसे अगर रजिस्ट्रेशन बोर्ड इन्फॉर्म करता है या लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो भी या ऑफिसर है ऑथराइज़ है जो भी इनकी तरफ से, या प्रोविजनल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का ऑफिसर वगैरह, ठीक है, कि कोई भी बैच जो है ना ड्रग की उसमें ये जो है कंट्रावीन कर रही है इस ड्रग एक्ट की या रूल की जो है ना प्रोविज़न को, तो उसे कहा जाएगा कि इस बैच की जो है ना रिमेनिंग जो भी हैं आपके पास ड्रग्स उनको विथड्रॉ कर लिया जाए, ठीक है, और उन्हें विथड्रॉ किया जाए, रिकॉल किया जाए। तो फिर इस केस में क्या होगा कि जितनी भी मतलब जो इशू भेज दी गई होंगी मार्केट में डिस्पोज़ कर दी गई होगी जो भी बैच, वो जो है रिकॉल कर लेगी जिस तरह भी अथॉरिटी उन्हें जो है गाइड करेगी। इसके अलावा एक्सपोर्टर वो जो है ना सारा रिकॉर्ड मेंटेन करेगा एक्सपोर्ट ऑफ ड्रग्स का, जो भी ड्रग उसकी तरफ से एक्सपोर्ट की गई हैं उन सब का रिकॉर्ड रखेगा, और वो रिकॉर्ड जो है ना वो इंस्पेक्शन के लिए ओपन होगा। मतलब जो भी ऑथराइज़ पर्सन होगा वो किसी भी वक्त उस रिकॉर्ड की इंस्पेक्शन कर सकता है। इसके अलावा एक्सपोर्टर जो है ना वो इंस्पेक्शन बुक रखेगा अपने पास, जिसमें जो है ना वो जो भी रजिस्ट्रेशन बोर्ड का मेंबर आएगा या लाइसेंसिंग अथॉरिटी का या जो भी इंस्पेक्टर वगैरह आ रहा है चेक एंड बैलेंस के लिए, तो वो हर विज़िट पे जो है ना वहाँ पे अपनी ये जो है ना देखेगा कि भाई उसने कोई फाइंडिंग देखी, कोई इम्प्रेशन, कोई डिफेक्ट वगैरह, वो जो भी मिलेंगे वो उस इंस्पेक्शन बुक के अंदर लिखेगा, और उस पर जो है ना उस इंस्पेक्टर की या अथराइज़ पर्सन जो भी होगा उसकी सिग्नेचर होगी, और उसके अलावा लाइसेंसी मतलब जो लाइसेंस होल्डर है या उसका जो अथराइज़ एजेंट होगा उसकी भी साइन होगी। रूल नंबर 28 प्रोसीजर एट कस्टम पोर्ट। अगर कलेक्टर जो भी है कस्टम्स का या जो भी ऑफिसर अथराइज़ किया गया है वो सस्पेक्ट करता है कि ड्रग जो है ना वो प्रोविज़न से जो है ना कंप्लाई नहीं कर रही इस एक्ट या रूल की, तो वो जो है ना ऑफिसर जो भी अपॉइंट किया गया होगा फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से उसे जो है ना सैंपल लेने का कहेगा, सैंपल देगा उस ड्रग में से जो भी एक्सपोर्ट के लिए आई है, और वो सैंपल जो है ना ऑफिस इंचार्ज के पास जाएंगे लेबॉर्ट्री का जो भी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किया गया होगा, और फिर वो जो है ना उस ड्रग को जो है एक्सपोर्ट के लिए रोक देगा अनटिल एंड अनलेस उसकी जो है ना रिपोर्ट्स नहीं आ जाती ऑफिसर इंचार्ज की जानिब से, जो भी सैंपल लिए थे उसकी प्रॉपर रिपोर्ट आ जाए। इन केस अगर एक्सपोर्टर जो है ना रिटन फॉर्म में देता है कि वो जो है ना एक्सपोर्ट नहीं करेगा या डिस्पोज ऑफ नहीं करेगा ड्रग्स जब तक जो है ना कलेक्टर उसे कह नहीं देता, या जो है कलेक्टर अगर कोई भी अमाउंट उसमें से रिटर्न मंगाता है या कोई पोर्शन उसमें से रिक्वायर्ड है तो वो जो है वापस देगा जो भी एक्सपोर्टर है, तो उस केस में जो है ना कलेक्टर वो क्वांटिटी उसके हवाले कर सकता है। मतलब कि एक बार लिखवा के ये ज़रूर ले लेगा कि अगर कलेक्टर को कभी भी उसमें से कोई भी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है या फुल अगर रिक्वायर्ड है और जब तक वो इजाज़त नहीं देता तब तक वो ना उसको डिस्पोज ऑफ करेगा ना एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं करेगा। इसके अलावा अगर एक्सपोर्टर जिसने भी जो है ना सब रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग रिटन में दिया था कि भाई कलेक्टर कस्टम को वो रिटर्न करेगा जो भी अमाउंट रिक्वायर्ड होगी, तो फिर जब उसे जो है ना कहा जाए कि भाई इतनी अमाउंट जो है हमें रिटर्न करो या टोटल जो है इसकी क्वांटिटी रिटर्न करो जो भी ये ड्रग थी, तो वो विदिन 10 डेज़ के अंदर अंदर जो है कलेक्टर को रिटर्न कर देगा जितनी भी अमाउंट रिक्वायर्ड होगी नोटिस मिलने के 10 दिन के अंदर अंदर। अगर ऑफिस इंचार्ज जो है लेबॉर्ट्री का फेडरल गवर्नमेंट वाला वो कलेक्टर कस्टम को बताता है कि जो सैंपल हमने लिए थे वो स्पेसिफिकेशन से मैच नहीं करता, ठीक है, किसी भी तरह से जो है ना इस एक्ट या रूल की जो है ना स्पेसिफिकेशन को या प्रोविज़न को कंट्रावीन कर रहा है, और कंट्रावीन ऐसी है कि उसको एक्सपोर्टर ठीक नहीं कर सकता, तो फिर जो है ना कलेक्टर कस्टम क्या करेगा वो ये रिपोर्ट जो है ना एक्सपोर्टर को बताएगा और उन्हें कहेगा कि वो जो है ना या तो इस ड्रग को डिस्ट्रॉय करें, ख़त्म कर दें, या जो है ना वो सारी की सारी ड्रग जो है फेडरल गवर्नमेंट को दे दे ताकि वो जो है डिस्पोज़ कर सके जिस तरह भी उन्हें मुनासिब लगेगा। अगर एक्सपोर्टर जो है ना उसे जैसे ही रिपोर्ट मिली वो उससे एग्री नहीं करता तो फिर वो जो है ना 15 दिन के अंदर अंदर अपनी दरख्वास्त दे सकता है उस रिपोर्ट के अगेंस्ट कलेक्टर ऑफ कस्टम को, और वो फिर उस दरख्वास्त को जो है ना फॉरवर्ड करेगा सैंपल के साथ लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास, ठीक है।
फिर रजिस्ट्रेशन बोर्ड को जैसे ही वो दरख्वास्त और सैंपल वगैरह मिल जाएगा और वो जो है ना नई अपनी रिपोर्ट दोबारा से निकालेंगे, तो जब वो ऑफिस इंचार्ज की जो रिपोर्ट आ जाएगी ना फेडरल ड्रग लेबॉर्ट्री की तरफ से, तो वो दोबारा ऑर्डर देंगे और वो ऑर्डर जो होगा उस रिपोर्ट के बाद वो फाइनल ऑर्डर होगा। अगर ऑफिस इंचार्ज जो लेबॉर्ट्री का है वो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किया गया है, वो कलेक्टर कस्टम को कहता है कि सैंपल जो हमने लिए हैं ना ये कॉन्ट्रावीन तो कर रहे हैं प्रोविज़न को, जो भी एक्ट की या रूल की प्रोविज़न है, मगर कॉन्ट्रावीन ऐसी है कि वो जो है ना ठीक की जा सकती है एक्सपोर्टर की तरफ से। तो कलेक्टर कस्टम क्या करेगा, वो रिपोर्ट जो है ना एक्सपोर्टर को बताएगा और उससे जो है ना कहेगा कि जो भी ड्रग है वो विड्रॉ करे, और उसके बाद जो है ना उससे रिटन फॉर्म में लेगा कि वो इसको ठीक किए बगैर ड्रग को एक्सपोर्ट नहीं करेगा। मतलब जो उसमें बताई गई है कॉन्ट्रावेन उससे पहले ठीक करेगा और उसके बाद वो जो है ड्रग को एक्सपोर्ट करेगा। रूल नंबर 29, सस्पेंशन एंड कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस टू एक्सपोर्ट ड्रग। अगर मैन्युफैक्चरर या लाइसेंस होल्डर जो है वो कोई भी जो है कंडीशन से कंप्लाई नहीं करता, लाइसेंस की जो भी कंडीशन है एक्सपोर्ट के लिए, या वायलेट करता है कोई भी प्रोविज़न इस एक्ट की या रूल की जो भी यहाँ बताई गई हैं, तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है ना एक प्रॉपर उन्हें अपॉर्चुनिटी देगी कि हेयरिंग रखे, उनकी जो है बात सुनी जाएगी और उसके बाद जो है ना रिटन फॉर्म में अपना ऑर्डर जारी करेगी जिसमें रीज़न भी होगा कि क्यों हम सस्पेंड या कैंसिल कर रहे हैं लाइसेंस। उसके बाद जो है वो रिटन फॉर्म में ऑर्डर जारी करके लाइसेंस को सस्पेंड या कैंसिल कर सकते हैं। जो भी टाइम पीरियड उन्हें लगे कि 1 साल के लिए करना है, 2 साल के लिए करना है, या जो है हमेशा के लिए करना है, जिस तरह भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी को बेहतर लगेगा वो, या कि फुली करना है कि ये वाले जो है ना अब मैन्युफैक्चरर कोई भी ड्रग एक्सपोर्ट ना कर सकें, या सिर्फ ऐसी ड्रग जो उससे रिलेटेड है, मतलब जो कॉन्ट्रावीन हुई है उससे रिलेटेड सिर्फ ड्रग्स बोलें कि भाई ये 2-4 ड्रग्स जो हैं ये वाली आप एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, इसके अलावा कर सकते हैं। तो उसकी बेसिस पे वो देखा जाएगा कि ऑफेंस जो है ना वो कितना सीरियस नेचर का है और उससे जो है पब्लिक हेल्थ को कितना नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो उस बेसिस पे जो है वो जो अपना फ़ैसला ऑर्डर देंगे, या जो है टोटली जो है सब की सब जो है ड्रग्स भी बंद कर सकते हैं उस मैन्युफैक्चरर की जानिब से। अगर कोई भी पर्सन जो है सस्पेंशन या कैंसिलेशन जो हुई है उनके लाइसेंस की उससे एग्री नहीं करता, तो वो 60 दिन के अंदर अंदर, मतलब जब उसे ऑर्डर मिला है उसके 60 दिन के अंदर अपील कर सकता है एपीलेट बोर्ड को। इसके अलावा हमारे पास अब ये कुछ फॉर्म्स हैं, फॉर्म याद रखिएगा। फॉर्म नंबर 1 हमारे पास है कि इंटीमेशन रिगार्डिंग इंपोर्ट, ठीक है, रिपोर्ट इंपोर्ट के लिए जो है हमारे पास फॉर्म नंबर 1 है। इसके अलावा फॉर्म नंबर 2 जो है एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस टू इंपोर्ट, जो भी एप्लीकेशन दे रहे हैं वो फॉर्म 2, और इसकी अंडरटेकिंग हमारे पास अब फॉर्म 3 में होगी कि भाई हम लाइसेंस जो ले रहे हैं इंपोर्ट ऑफ ड्रग का। फिर उसके बाद फॉर्म 4 में हमारे पास जो है स्मॉल क्वांटिटी, मतलब जो क्लिनिकल ट्रायल टेस्टिंग वगैरह के लिए ड्रग इंपोर्ट की जाती है उनकी एप्लीकेशन, उनके लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन है। फॉर्म 5 पे जो है लाइसेंस इशू किया जाता है इंपोर्ट ड्रग्स की। इसके अलावा फॉर्म 6 पे हमारे पास जो है लाइसेंस जो स्मॉल अमाउंट में ड्रग्स मंगाई जा रही थी क्लिनिकल ट्रायल टेस्टिंग वगैरह के लिए, उनके लिए दिया जा रहा है। फॉर्म 7 हमारे पास बैच सर्टिफिकेशन के लिए है। फॉर्म 8 इसमें जो है इंटीमेशन फॉर अराइवल ऑफ कंसाइनमेंट, मतलब जो भी इंपोर्ट की गई हैं ड्रग उनके हवाले से जो है पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो भी इंपोर्टर वगैरह के वहाँ से आया उनकी डिटेल्स। फॉर्म 9 लाइसेंस टू एक्सपोर्ट ड्रग, जो एक्सपोर्ट करने के लिए लाइसेंस बने। फिर उसके बाद एप्लीकेशन जो दी जाती है लाइसेंस टू एक्सपोर्ट ड्रग्स। फॉर्म 11 हमारे पास है कि अंडरटेकिंग के लिए कि हम एक्सपोर्ट का लाइसेंस ले रहे हैं। और फॉर्म 12 है स्मॉल क्वांटिटीज़ में जो ड्रग एक्सपोर्ट की जाती है क्लिनिकल ट्रायल एग्जामिनेशन वगैरह के लिए, उनके लिए। तो ये फॉर्म याद रखना बहुत ज़रूरी है, इनमें बाकी पूरा फॉर्म पढ़ने की और वो याद करने की ज़रूरत नहीं है, इनमें सिर्फ कि फॉर्म नंबर 1 इस पर्पज़ के लिए, 2 इसके लिए, वो याद होना चाहिए। बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को देखने का। फ़र्दर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो कमेंट्स में मेंशन कर दीजिए, मैं इंशाल्लाह उसे एक्सप्लेन कर दूंगा फ़र्दर। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम फार्माकोविजिलेंस रूल्स डिस्कस करेंगे।